हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीरीज ऑफ एजुकेशन में। अभी तक हमने गणित शिक्षण के अंतर्गत यूनिट 1 के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करी थी। जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, बिल्कुल जाके देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, खास करके सहायक शिक्षक के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न जो है इनसे पूछे जाते हैं। आज अपन चर्चा करेंगे यूनिट 2 है ना, इकाई 2 के बारे में, जिसमें अपन जानेंगे गणित सीखना, सिखाना और आकलन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा पॉइंट है सीखने का मॉडल बनाना। ठीक है, तो सीखने के जो है 3 मॉडल होते हैं। कौन कौन से सीखने के 3 मॉडल होते हैं? सबसे पहले आता है बैंकिंग मॉडल, है ना, सीखने का बैंकिंग मॉडल। ठीक है, सीखना यानी रटना, जिसको अपन बैंकिंग मॉडल कहते हैं। दूसरा आता है सीखना यानी प्रोग्रामिंग करना, ठीक है, जिसको अपन प्रोग्रामिंग मॉडल कहते हैं। और तीसरा आता है रचनात्मक तरीके से सीखना यानी रचनावादी मॉडल। तो 3 तरीके के मॉडल अपन देखेंगे। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले आता है सीखना यानी बैंकिंग मॉडल। सीखना, ठीक है, इसको अपन सीखना या रटना, सीखना यानी रटना, या जिसको अपन कह देते हैं बैंकिंग मॉडल। ठीक है, सीखना यानी रटना, जिसको अपन बैंकिंग मॉडल कहते हैं। इसमें क्या होता है, सीखना यानी रटना जो है एक बैंकिंग मॉडल है। इस मॉडल के मुताबिक सीखने का जो मतलब होता है तथ्यों को याद करना और पूछे जाने पर फौरन जो है उगल देना, यानी तुरंत बताना, है ना। इस मॉडल में हम क्या करते हैं, सीखते जाते हैं, रटते जाते हैं, है ना। जैसे जैसे अपन, आप लोग जानते होंगे, जैसे अपन पहाड़ा पढ़ते हैं, है ना, पहाड़ा पहाड़ा को पढ़ते हैं, तो अपन बच्चों को क्या करते हैं, कोई भी एक बच्चे को खड़े कर देते हैं। उसके बाद वो बच्चा दोहराते रहता है और बाकी सारे भी उनके साथ में दोहराते रहते हैं, है ना। जैसे 2 एकम 2 ऐसा बोलेगा बच्चा, तो 2 एकम ऐसे बोलेगा तो सभी 2 बोलेंगे। उसके बाद 2 दूनी कितना होता है बोलेंगे तो सभी 4 बोलेंगे, इस तरीके से। तो सीखना यानी रटना यानी बैंकिंग मॉडल जो होता है, ये कैसे होता है, ये जो है तथ्यों को बार बार दोहराने पर जो है तथ्य क्या होते हैं, ऑटोमेटिक याद होने लगते हैं, है ना। बार बार दोहराना ही जो है क्या है, बैंकिंग मॉडल है, यानी रटने वाली मॉडल है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा प्रोग्रामिंग मॉडल। सीखना यानी प्रोग्रामिंग करना। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग मॉडल से क्या अर्थ होगा, इस मॉडल के अनुसार सीखने का जो मतलब होता है उसमें क्या होता है, निर्देशों की एक ऐसी श्रृंखला बनाना जिसमें याद करने का पालन होता है। कैसे पालन होता है, इसमें सीखना जो है छोटे छोटे टुकड़ों में होता है ना। बच्चा क्या करता है, इसमें एक ही ढंग से सीखता है, बस बच्चों की जो रफ्तार होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कोई भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी संख्या को जोड़ना रहता है अपने को, है ना, जोड़ना जोड़ना एक बहुत ही सरल एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। जैसे इस तरीके से 632 है, इसमें मैं 115 को जोड़ूं, है ना, थोड़ा और बड़ा संख्या लेते हैं, 195 को जोड़ूं। ठीक है, तो इसमें बच्चा क्या करता है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है। कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में, 3 तरीके से ऐसे ब्लॉक बना लेंगे इसमें, है ना, 3 तरीके से ऐसे जो है ब्लॉक बना लेंगे। पहले ब्लॉक में लिखेंगे इकाई, ठीक है, पहले ब्लॉक में इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा। ठीक है, संख्या जो भी दी गई है 2, 3, 6, है ना, इस तरीके से 5, 9 और 1। तो इस तरीके से एक इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। उसके बाद फिर इकाई तरफ से जो है हल करते जाते हैं। जैसे यहाँ 5 2 7 आया, 9 3 12 आया, तो 12 की 2 लेंगे, हासिल को हम यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा हासिल हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से 6 और 1 7 और 1 8 हो जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से जो है हल करते हैं। तो ऐसे जो मॉडल रहता है, इसमें अपन प्रोग्राम बना करके हल करते हैं, है ना, जिससे कि ये क्या हो जाता है, हमारा याद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे तरीके को बोला जाता है प्रोग्रामिंग मॉडल। इसके बाद आता है तीसरा हमारा रचनावादी मॉडल। रचनावादी मॉडल में क्या होता है,
सीखने का वह नजरिया जो सीखने वाले को सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रियकर्ता मानता है, रचनावादी मॉडल कहलाता है ना। सीखने की वह नजरिया या वह प्रक्रिया जिसमें सीखने वाले को सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रियकर्ता मानता है, रचनावादी मॉडल कहलाता है। इस प्रक्रिया में बच्चों के दिमाग पर जोर डालते हैं, है ना, उसको सोचने पर मजबूर करते हैं। जब बच्चा किसी कार्य को करेगा, ठीक है, उसके प्रति सोचेगा कि ये कैसे होगा, मतलब अपनी अवधारणा विकसित करता है और उसके हिसाब से वो क्या करता है, छानबीन करता है, ठीक है। तो इसको अपन छानबीन या खोज विधि भी कह देते हैं, है ना। जैसे जैसे एक कक्षा में एक टीचर ने बच्चों को त्रिकोण के बारे में बताया, है ना। एक कक्षा में एक शिक्षक ने क्या किया, बच्चों को त्रिकोण के बारे में बताया। अब त्रिकोण के बारे में जैसे ही बच्चे सुनते हैं तो वे क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, है ना, सक्रिय हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, बच्चे अपने दिमाग पर जोर डालते हैं कि मैंने अपने दैनिक जीवन में क्या कोई ऐसी वस्तुएं देखी है जो कि त्रिकोण के जैसा दिखती है ना, क्या क्या वो त्रिकोण वृत्त के समान है या उससे अलग है। तो इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, छानबीन करने लगते हैं, खोज करने लगते हैं। तो उसमें बच्चे जो है अपने दिमाग पर जोर डालते हैं और यदि वे एक बार समझ गए इस चीज को तो फिर वो कभी नहीं भूलते, है ना। तो रचनावादी मॉडल जो है बहुत ही अच्छा तरीका है सीखने का, ठीक है। तो ये हो गया 3 मॉडल्स, है ना, सीखने के 3 मॉडल हो गए। सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, है ना, सीखना यानी प्रोग्रामिंग मॉडल, और तीसरा आता है रचनावादी मॉडल। इसके बाद देखते हैं रचनावादी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। तो रचनावादी कक्षा में शिक्षक की जो भूमिका है वो निम्न प्रकार से होनी चाहिए। पहला, खोजबीन करने में मदद करना, है ना। कोई भी बच्चा अगर छानबीन के माध्यम से, खोजबीन के माध्यम से अगर सीख रहा है तो क्या करना, उस बच्चे की मदद करना ढूंढने में, ठीक है। दूसरा आता है निजी क्षमताओं के प्रति संवेदनशील, और तीसरा आता है सवाल पूछने योग्य बनाना, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं मूल्यांकन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों की अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है ना। मतलब मूल्यांकन करना यानी बच्चा कितना सीख रहा है ना, सीख रहा है, उसकी उपलब्धि को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उस बच्चे का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें अध्यापक एक छात्र की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाता है ना। इसके कौन कौन से सोपान हो जाएंगे, तो इसके जो है 3 प्रकार के सोपान होते हैं। सबसे पहला शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा अधिगम अनुभव की योजना बनाना, और तीसरा व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, ठीक है। मूल्यांकन की कुछ प्रविधियां भी होती है। इसमें सबसे पहले प्रविधियां आती है लिखित परीक्षा। आप लिखित परीक्षा के माध्यम से जो है मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरा आता है मौखिक परीक्षा, है ना। लिखित परीक्षा ये तो अपन परीक्षा लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, है ना, परीक्षा लेते हैं, जैसे त्रैमासिक है, अर्धवार्षिक है, इसमें लिखित परीक्षा होती है। तो इसके अनुसार भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं बच्चों का। दूसरा आता है मौखिक परीक्षा, है ना। कक्षा में अपन पढ़ाते समय कुछ भी मौखिक रूप से पूछ देते हैं तो ये मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आ जाते हैं। या जैसे वाइवा वगैरह लेते हैं बड़ी कक्षाओं में तो वो भी जो है मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आती है। प्रयोगात्मक परीक्षा, जैसे प्रयोगशाला में अपन प्रयोग कराते हैं, ठीक है, या कक्षा में बच्चों को छोटी बच्चों को जो है प्रयोग के माध्यम से सिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रयोगात्मक परीक्षा। अभिलेख, है ना, अभिलेखों के माध्यम से चेकलिस्ट बनाते हैं, है ना, बच्चों को ये चीजें करने के लिए देते हैं, ठीक है, गृह कार्य करने के लिए देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मूल्यांकन की प्रविधियों के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अच्छे मूल्यांकन के कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है। अच्छे मूल्यांकन के कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो सबसे पहले जो है अच्छे मूल्यांकन में एक विश्वसनीयता होनी चाहिए, है ना, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, विभेदीकरण होना चाहिए, कठिनाई स्तर जो है कैसा रखना है, बच्चे कैसे सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, है ना। बच्चों का जो
क्या क्या बच्चों ने सीखा है स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए और सहजता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम कठिन जो है मूल्यांकन करें। बच्चे जिस प्रकार सीखे हैं उसी प्रकार जो है सहज भाव से जो है मूल्यांकन होना चाहिए। तो ये हो गए अच्छे मूल्यांकन के कुछ गुण। इसके बाद हम इनके उद्देश्यों पर चर्चा कर लेते हैं। इनके उद्देश्य हो जाएंगे छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना, है ना, छात्र जो है कैसे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, इनके बारे में जो है हम पता लगाते हैं। दूसरा आता है छात्रों के विकास को निरंतर गति देना, है ना, छात्र के विकास पर ये जो है क्या करता है, गति देता है, पता चलता है कि बच्चे जो है किस तरीके से सीख रहे हैं, उनकी योग्यताओं रुचियों का पता लगाना। अगर कोई कठिनाइयां आती है, कोई असफलता आती है, तो उनका जो है पता लगाना और उनका निदान करना, है ना। तो ये सारी चीजें जो है इनके उद्देश्यों में आ जाएंगी। ठीक है। सीबीएसई ने अध्यापन अध्ययन के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन करने की अनुशंसा की है ना। सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसको अपन CCE भी कहते हैं, है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, CCE है। तो याद रखिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन का दूसरा नाम भी है, इंग्लिश में इसको CCE जो है कह देते हैं। तो आइए जानते हैं सतत मूल्यांकन क्या होता है। देखिए, सतत मूल्यांकन क्या है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। आप सभी जानते हैं कि सीखना क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। इसलिए शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी निरंतर जो है होते रहना चाहिए, है ना। सतत मूल्यांकन से विद्यार्थी का जो है सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, लगातार सीखते रहते हैं, निरंतर जो है सीखते रहते हैं। इसलिए यदि हम उनका निरंतर उनका मूल्यांकन भी करते रहें तो जो है बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है वो होता है ना। आप लोग अगर पढ़ाते होंगे, कोई टीचर होंगे तो जानते होंगे कि जो है अपन स्कूल में क्या करते हैं, जब स्कूल में हम रहते हैं तो कक्षा में भी रहेंगे तो हम उसका जो है साप्ताहिक टेस्ट भी लेते हैं, है ना। उसके बाद त्रैमासिक परीक्षाएं होती है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है, बीच बीच में यूनिट टेस्ट भी होते रहता है। तो इस तरीके से जो है सतत मूल्यांकन उनका करते रहना चाहिए। तो ये जो सतत मूल्यांकन होता है ये 3 तरीके से होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है निदानात्मक मूल्यांकन, दूसरा आता है रचनात्मक मूल्यांकन और तीसरा आता है संकल्पनात्मक मूल्यांकन। तो निदानात्मक मूल्यांकन का क्या अर्थ है, इसका कुछ अर्थ होता है प्रगति का आशा के अनुसार न होना। ठीक है, आशा अनुरूप न होना, मतलब कोई बच्चा सीख रहा है ना। निदान का अर्थ क्या होता है, डायग्नोसिस। जैसे आप जैसे कोई डॉक्टर अगर के पास जाते हैं तो डायग्नोसिस आप कराते हैं कि हाँ इसका क्या बीमारी है, क्या है। तो इस तरीके से जो है अपन सीखते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, प्रगति जो है आशा के अनुरूप नहीं होती है ना। असफलता का हम कारण ढूंढते हैं, असफलता का कारण जो है हम ढूंढते हैं, तो इसको अपन कह देते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है। दूसरा आता है रचनात्मक मूल्यांकन, है ना। इस रचनात्मक मूल्यांकन को अपन रूपात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ, है ना, शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ ये चलती है। जो रचनात्मक मूल्यांकन होती है वो क्या होती है, शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ चलती है। जैसे अभी मैंने बताया कि अपन क्लास में यूनिट वाइज टेस्ट लेते हैं, है ना। मतलब जैसे जैसे हम पढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम शैक्षणिक कार्य करते जाते हैं, उस तरीके से उनका जो है मूल्यांकन करते रहते हैं। गृह कार्य देना, यूनिट टेस्ट लेना, ये सारी की सारी चीजें जो है सतत रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आती है ना। स्व मॉनिटरिंग करना, फीडबैक लेना, है ना। इसमें एक चीज होता है कि इसमें कोई भी ग्रेडिंग या रैंकिंग सिस्टम नहीं होती, है ना। इसमें कोई भी ग्रेडिंग या रैंकिंग सिस्टम नहीं होती, क्योंकि यूनिट वाइज जब हम टेस्ट लेते हैं तो इसमें कोई ग्रेड नहीं देते, है ना, इसमें कोई रैंकिंग नहीं देते। तो ये सारी की सारी चीजें जो है रचनात्मक मूल्यांकन में होती है। इसको मैं सुधार देता हूँ, संकलनात्मक। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, संकलनात्मक मूल्यांकन। ये क्या होता है, सत्र के अंत में होता है। ठीक है, इसको अपन योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इसका एक और नाम है
योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, इसमें एक ज्ञान की सीमा होती है। सत्र के अंत में कैसे होता है, जैसे वार्षिक परीक्षा जो होती है जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है ना, इसमें ग्रेडिंग सिस्टम, रैंकिंग सिस्टम, परसेंटेज सिस्टम होता है। तो ऐसे मूल्यांकन को हम संकलनात्मक मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन के कुछ प्रकार। अब आइए जानते हैं गणित के पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो जो गणित का पैटर्न होता है वो 3 तरीके से होता है। पहला तो चित्रात्मक पैटर्न होता है ना, चित्रों के माध्यम से अपन समझते हैं। दूसरा आता है संख्यात्मक पैटर्न, है ना, संख्याओं के माध्यम से हम गणित को समझते हैं। और तीसरा आता है वर्णमाला पैटर्न, है ना, वर्णमाला पैटर्न जैसे पहाड़ा वगैरह है ना, इन सभी के माध्यम से हम गणित को जो है समझते हैं। ठीक है, तो इन पैटर्नों से क्या होता है, तार्किक योग्यता का विकास होता है। इसको जो है गणित की रीढ़ जो है मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा आकलन। अब आकलन क्या है, आइए जानते हैं। आकलन में क्या होता है, आकलन को जो मुख्य उद्देश्य है वो है सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देना, है ना, सीखने की प्रक्रिया को क्या करना, मार्गदर्शन देना। मूल्यांकन में क्या होता है, परीक्षण करना कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, लेकिन आकलन में क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देते हैं कि किस तरीके से हम सीख सकते हैं, है ना, केंद्रित करना और आगे बढ़ना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देना, ठीक है, केंद्रित करना और आगे बढ़ना। रचनावादी मॉडल में ऐसे कार्य दिए जाते हैं जिससे यह सामने आए कि बच्चा जो है कैसे सोचता है। ठीक है, रचनावादी मॉडल में ऐसे कार्य दिए जाते हैं जिससे यह सामने आए कि बच्चा जो है कैसे सीखता है। ठीक है, रचनावादी कक्षा में आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है ना, रचनावादी कक्षा में आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है क्या होता है कि शिक्षक को अपने सीखने वालों को समझने में मदद मिले और समझ बेहतर बने कि वह आगे कैसे बढ़े, ताकि बच्चों को समझने में मदद मिल सके। ठीक है, तो ये जो है रचनावादी कक्षा में आकलन का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान के बारे में। चलिए, सबसे पहले देखते हैं अवधारणात्मक ज्ञान होता क्या चीज है। इसमें क्या होता है, इसका संबंध सीखने वाले के दिमाग, है ना, में अवधारणाओं के बनने व उनके विकास से है। इनकी समझ तब बनती है जब विभिन्न अवधारणाओं के साथ विभिन्न स्थितियों में काम करें, है ना। इसमें क्या होता है, दिमाग में अवधारणाओं के बनने और उनके विकास से है, इसका जो संबंध होता है अवधारणात्मक ज्ञान का, वो दिमाग में बहुत सारी अवधारणाएं बनती है ना, तो उनका विकास कैसे होता है, उनको हम कैसे समझ पाते हैं, तो इन सभी स्थितियों को जो है देखा जाता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान में क्या होता है, प्रक्रियात्मक ज्ञान, इसका जो संबंध होता है किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया को जानने से है ना। जैसे हम 2 अंकों वाली संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, इकाई से जोड़ते हैं उसको, है ना, इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा, इस तरीके से हम जोड़ते हैं। तो इसका संबंध जो है किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया को जानने से है कि हम कैसे जो है किसी संख्याओं को जोड़ते हैं, इकाई से जोड़ते हैं, है ना, तो प्रक्रिया को हम जानते हैं, तो इसको बोला जाता है प्रक्रियात्मक ज्ञान। ठीक है, तो ये हो गया अवधारणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान। अब आइए देखते हैं आकृतियां, शेप्स क्या होती है। देखिए, आकृतियां जो है 2 तरीके से होती है, पहला 2D और दूसरा 3D, है ना, 2 प्रकार की आकृतियां होती है। ठीक है, 2D के अंतर्गत आप सभी जानते होंगे, है ना, 2D के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। इसमें आता है हमारा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, विषमबाहु। ठीक है, चतुर्भुज दूसरा आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वृत्त आता है तीसरा। ठीक है, इसके बाद आता है 3D। 3D में क्या क्या चीजें आती है, 3D में आती है हमारा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड और छिन्नक। ठीक है, तो ये 2D और 3D के कुछ अलग अलग जो है प्रकार हो गए। इसके बाद हम देखते हैं गणित कैसे पढ़ाएं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इसका जो है सीक्वेंस क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। गणित सिखाने के, गणित पढ़ाने के कुछ सीक्वेंस होते हैं। ये सीक्वेंस को हम कहते हैं ELPS, है ना। इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, ELPS। ELPS में ई का जो मतलब होता है वो होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। ई का जो मतलब होता है वो होता है एक्सपीरियंस। दूसरा एल का जो मतलब होता है वो होता है लैंग्वेज। और तीसरा पी का मतलब होता है पिक्चर, ठीक है। चौथा होता है एस का मतलब होता है सैम्बल। मतलब हम क्या करते हैं, सबसे पहला जब हम गणित सिखाते हैं, जब हम गणित पढ़ाते हैं, तो सबसे पहला चीज होता है अनुभव, है ना। अगर आपके पास शब्दों का अनुभव है, अगर आपके पास उस जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उस जो विषय पढ़ा रहे हैं उसकी में अच्छी पकड़ है, तब हम उसको और अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाएंगे, है ना। दूसरा आता है भाषा। आप किस तरीके के भाषा का उपयोग कर रहे हैं पढ़ाने के दौरान। यदि आप सरल सहज भाषा का उपयोग करेंगे, ठीक है, तो बच्चे जो है आसानी से सीखते हैं। तीसरा आता है पिक्चर, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण होता है चित्रों के माध्यम से जानना। चित्रों के माध्यम से अगर हम किसी चीज को समझाते हैं तो बच्चे जो है आसानी से सीखते हैं और अच्छे तरीके से सीखते हैं। चौथा आता है प्रतीकों का प्रयोग करना, है ना, सैम्बल्स का प्रयोग करना। क्योंकि जो चीजें हमको शब्दों में पता नहीं होती है उसको हम प्रतीक के माध्यम से जब हम दर्शाते हैं तो शब्दों को समझने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये चार जो है तरीके होते हैं, इसको बिल्कुल सीक्वेंस को याद रखिएगा, है ना। ELP और S, ठीक है, ये जो है सीक्वेंस होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से सीक्वेंस जो है होते हैं। तो बिल्कुल आप ELPS करके जो है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम निदानात्मक शिक्षण के बारे में जान लेते हैं। निदानात्मक शिक्षण, अभी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया कि निदान शब्द चिकित्सा क्षेत्र के डायग्नोस शब्द से लिया गया है ना। जैसे कोई भी बीमारी होता है ना, अपने शरीर में कोई भी बीमारी होता है तो अपन डायग्नोसिस कराते हैं उसको। डायग्नोसिस कराने से पता चलता है कि शरीर में क्या दिक्कतें आ रही है, क्या कमियां हैं, है ना। तो इसी तरीके से निदानात्मक का अर्थ होता है कमियों को जो है पता लगाना। निदानात्मक शिक्षण के द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि लर्निंग के दौरान, यानी सीखने के दौरान नया नया क्या क्या कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, क्या क्या त्रुटियां हम करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। तो यह क्रिया जो है निदानात्मक परीक्षण कहलाती है। इसमें अपन क्या करते हैं, जब हम सीखते हैं तो सीखने के दौरान बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारी ऐसी हम गलतियाँ करते हैं, त्रुटियाँ करते हैं, और इन गलतियों को हम क्यों करते हैं, क्या ऐसी कमियां हैं, इन सब को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, निदानात्मक शिक्षण जो है करते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों को अंक प्रदान नहीं किया जाता। अभी मैंने बताया कि इसमें जो है कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होती, कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं होती, ठीक है। इसका उपचार उपचार इसका क्या हो जाएगा, गणितीय रुचि उत्पन्न करना, आत्मनिर्भर बनाना और प्रकरण संबंधी कठिनाइयां दूर करना, ठीक है। गणित के प्रति हम रुचि उत्पन्न करेंगे अलग अलग तरीकों से, है ना, अलग अलग तरीके यूज करेंगे गणित को रुचिकर बनाने के लिए, और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे, स्वयं से हल करने की कोशिश करेंगे, है ना। रचनावादी मॉडल पर हम जाएंगे कि बच्चे खोजबीन करें, खुद से सीखे, ताकि उनको जो है किसी भी चीज को सीखने में बहुत आसानी हो, ठीक है। प्रकरण संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, जो भी कठिनाइयां आ रही है उनका हल निकालना, हल हल को कैसे दूर करना है, इनके बारे में सोचना, इनके बारे में समझना, ठीक है। तो ये हो गया निदानात्मक परीक्षण। इसके बाद आता है गणित की कुछ सहायक अधिगम सामग्रियां, है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM, जिसको आप लोग कहते हैं TLM, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है कि शिक्षण के दौरान, है ना, सहायक मतलब शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए, आसान सरल बनाने के लिए हम जो है ऐसी सामग्रियों का यूज करते हैं, है ना, जिससे कि जो शिक्षक कार्य है वो सरल बन जाता है। तो ऐसी सामग्रियों को हम TLM कहते हैं, है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, सहायक अधिगम सामग्री जो है कहते हैं। इसमें कुछ दिए हुए हैं एग्जाम्पल, जैसे गिन तारा है, अबेकस जिसको अपन कहते हैं, जियो बोर्ड है, 10 ग्राम पद्धति है, ग्रिड पद्धति है, संख्या चार्ट है, ग्राफ पेपर है, आलेख पेपर है ना,
मोतीमाला है, मोतीमाला गिनने के लिए जिसको अपन यूज करते हैं, बिंदु सीट है ना, संकल्पना मानचित्र है, ठीक है, डाइंस ब्लॉक है, प्रेक्षण वगैरह जो अपन चार्ट वगैरह जैसे देखते हैं, है ना, ये सारी की सारी चीजें। तो ये हो गए टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एनसीएफ 2005। ठीक है, कल भी मैंने एनसीएफ के कुछ उद्देश्य बताए हुए थे। एनसीएफ क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ना, 2005 की हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, नवीनतम दस्तावेज इसमें मौजूद है। यह भारत सरकार के विकास मंत्रालय की पहल से इसे बनाया गया है। इसके अध्यक्ष यशपाल है ना, 2005 की ये बात हो रही है। इसमें कुल 35 सदस्य हैं तथा 5 अध्याय व 2 परिशिष्ट हैं। इसमें संशोधन कर कुछ भी जोड़ा या घटाया जा सकता है। संशोधन करने की जिम्मेदारी एनसीईआरटी की होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए एनसीएफ 2005 के कुछ बिंदु, याद रखिएगा इसको। इसके मुख्य सिद्धांत क्या है एनसीएफ के, इसमें क्या होता है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, चाइल्ड सेंटर्ड, है ना, चाइल्ड सेंटर्ड बनाना। शिक्षा को क्या करना, चाइल्ड सेंटर्ड बनाना, बाल केंद्रित बनाना, यानी बालक को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक कार्य करना। दूसरा आता है रटंत प्रणाली से निजात दिलाना, यानी सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल का यूज नहीं करना, हमको रचनावादी बनना है, रचनात्मक तरीके से बच्चों को सिखानी है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य सिद्धांत हो जाएगा। परीक्षा में सुधार लाना, है ना, लिंग भेद में नियंत्रण, है ना, बच्चों में, है ना, बालक बालिकाओं में कोई भेद नहीं करना। इसके बाद आता है नेक्स्ट, पाठ्य चर्चा को पुस्तक तक ही सीमित न रखना, लोक दशमलव प्रणाली का प्रयोग, टीएलएम का प्रयोग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, शिक्षा नवाचार का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग, है ना, जैसे टीवी के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, है ना, प्रोजेक्टर्स के माध्यम से बच्चों को जो है सिखाना। इसके बाद आता है गणित का वर्णन करना, इसका मुख्य सिद्धांत हो जाएगा बाह्य अनुभवों को प्रकट करने में सुगमता लाना, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, और गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ये सारे के सारे जो है इसके क्या हो जाएंगे, सिद्धांत हो जाएंगे। तो इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, जो है पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। तो ये हो गए यूनिट 2 हमारा कंप्लीट, है ना। तो इस तरीके से हम लोग आज बहुत सारी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा किए हैं। तो इस तरीके से ये आपका जो गणित शिक्षण है वो खत्म होता है। यूनिट 1 और 2 दो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, है ना। दोनों के जो सारे पॉइंट्स हैं उनको बताया गया है, उनको अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो अगर आपको बिल्कुल ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो है बताए हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो यहीं तक रखते हैं। कल अपन देखेंगे इस पर आधारित, पेडागोजी पर आधारित कुछ एमसीक्यू, है ना, एमसीक्यू पर हम चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल जो है सभी जुड़िएगा, है ना, और कोशिश करिएगा खुद से आंसर देने की कि जो है क्या क्या इसका आंसर होगा। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।